हेलो स्टूडेंट्स, यूएनओ की पार्ट सेकंड इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पार्ट जो फर्स्ट था उसमें अपने यूएनओ के बारे में सामान्य बातें और साथ ही जो है महासभा यानी जनरल असेंबली के बारे में, उसके गठन, उसके कार्यों को लेकर हमने चर्चा की थी और आपने बहुत अच्छे से तैयार भी किया होगा। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपन पार्ट सेकंड में यूएनओ के, जैसा कि बताया था कि यूएनओ के जो 6 अंग होते हैं उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो अंग है उसी को लेकर के आज अपना ये क्लास शुरू हो रही है। तो यूएनओ का जो सेकंड जो अंग, सेकंड बॉडी है, उसका नाम है सुरक्षा परिषद। अपने फर्स्ट जो है उसमें अपने पढ़ा था महासभा और आज पढ़ रहे हैं सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल। ये अब देखिए सुरक्षा परिषद है, इसका मुख्य कार्य, जैसे अपने जो महासभा के कार्य 4 देखे थे और जबकि सुरक्षा परिषद का जो मुख्य कार्य है वह है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये इसका मुख्य कार्य है। और इसीलिए जो है ना सुरक्षा परिषद को, जो इसके मुख्य कार्य है विभिन्न देशों के बीच में इंटरनेशनल पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम को सस्टेन या मेंटेन रखने की जिम्मेदारी जो होती है वो यूएनओ की किस अंग के पास होती है? सुरक्षा परिषद। जिस प्रकार अपन देखते हैं, बाजार में देखते हैं या कहीं भी देखते हैं कि जो कानून व्यवस्था का पालन करने की जिम्मेदारी पुलिस महकमे की यानी पुलिस की होती है, वैसे दुनिया भर के विभिन्न देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी या उसका पालन करने की जिम्मेदारी, विभिन्न मुद्दों को निपटाने की, विवादों को जो है निपटाने की जिम्मेदारी इस सुरक्षा परिषद की होती है। और इसीलिए इसे जो है ना दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं, इसके इस कार्य के कारण। तो आपसे पूछे दुनिया का जो पुलिसमैन है वो यूएनओ के किस अंग को कहते हैं, तो आप बता सकते हैं सुरक्षा परिषद। इसके अलावा इसका एक नाम और भी है, सुरक्षा परिषद को जो है यूएनओ की कुंजी भी कहते हैं। तो आपसे पूछे यूएनओ की कुंजी जो है वो किस अंग को कहते हैं, आप बता सकते हैं सुरक्षा परिषद। इसके अलावा जो है ना सुरक्षा परिषद को यूएनओ की कार्यपालिका भी कहते हैं। ये इसके 3 उपनाम हो गए। जैसे हमने देखा था महासभा का एक नाम था विश्व की लघु संसद। तो आपसे कोई पूछे कि विश्व की लघु संसद यूएनओ की किस अंग को कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि महासभा को। लेकिन आपसे पूछे कि यूएनओ किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं और क्यों कहते हैं, उसके इस कार्य के कारण कहते हैं। यूएनओ के किस अंग को यूएनओ की कुंजी कहते हैं या यूएनओ के किस अंग को यूएनओ की कार्यपालिका कहा जाता है, ये इसके 3 उपनाम हैं। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब है इसके सदस्य, सुरक्षा परिषद के सदस्य। जैसे हमने देखा था कि महासभा के सदस्य, जितने सदस्य यूएनओ के होते हैं उतने सदस्य महासभा के होते हैं। हमको मालूम है यूएनओ के सदस्य 93 होते हैं, तो वही चीज़ है महासभा के सदस्य भी 193 थे, क्योंकि यूएनओ का प्रत्येक सदस्य देश जो है महासभा का सदस्य होता है। लेकिन चूँकि हम पढ़ रहे हैं सुरक्षा परिषद, और सुरक्षा परिषद की जो सदस्य संख्या है वो है 15। 15 कैसे? 15 आप देख सकते हैं 15 जैसे 5 + 10 है। ये 5 तो क्या है, ये परमानेंट मेंबर हैं यानी स्थायी सदस्य हैं, और जो 10 हैं ये क्या है, ये अस्थायी हैं, ये नॉन परमानेंट है, नॉन परमानेंट। तो आपसे पूछे महासभा की सदस्य संख्या कितनी है? 193, जबकि सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? 15। और 15 भी कैसे? 5 + 10। 5 क्या है? परमानेंट मेंबर हैं और 10 क्या है? नॉन परमानेंट मेंबर हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं परमानेंट मेंबर की। तो देखिए जो 5 सदस्य देश हैं कौन से हैं? जो स्थायी सदस्य हैं, ये 5 जो परमानेंट मेंबर हैं ये कौन से हैं? ये परमानेंट जो मेंबर हैं ये कौन से आपके सामने, तो इनके बारे में देखिए। नंबर 1 हो गया आपका अमेरिका, नंबर 2 हो गया आपका ब्रिटेन, और नंबर 3 हो गया आपका रूस, नंबर 4 हो गया आपका चीन,
और नंबर 5 हो गया आपका फ्रांस। ये 5 यूएनओ के कैसे मेंबर है? परमानेंट मेंबर है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, जिज्ञासा आ रहा है कि साहब ये परमानेंट और ये नॉन परमानेंट यानी स्थायी और अस्थायी में क्या अंतर है? तो देखिए, सबसे बड़ा जो एक अंतर वो ये है कि इन 5 स्थायी सदस्य हैं, इनको एक विशेष अधिकार प्राप्त है जिसको बोलते हैं वीटो पावर, जिसको बोलते हैं वीटो पावर। अभी वीटो पावर क्या होता है? देखिए, वीटो पावर, वीटो पावर, इन 5 देशों को वीटो पावर प्राप्त है। वीटो एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है, जिसका अर्थ है मैं निषेध करता हूं, मैं निषेध करता हूं, यानी मैं रिजेक्ट करता हूं, या मैं यूं कहें कि एक तरह से फॉरबिड, यह जो भी है इस तरह से। इसे आप यूं समझ सकते हैं कि जैसे मान लो यूएन में कोई प्रस्ताव आया, किसी मुद्दे पर वोटिंग होनी या चर्चा होनी है, तो जनरली किसी भी चीज़ का निर्णय बहुमत से होता है। यदि एक जैसे सपोज कोई भी रिजोल्यूशन आया और उसके पक्ष में यदि 51 सदस्य, उसके पक्ष में यदि 49 उसके विपक्ष में, तो वो पारित माना जाएगा क्योंकि बहुमत 51 का हो गया। लेकिन यहाँ जो चीज़ तय है, यहाँ इसका मतलब सिंपली यूँ हुआ, आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे 193 कुल सदस्य देश हैं, उसमें से यदि किसी भी प्रस्ताव के पक्ष में यदि मान ली सपोज 192 देश उसके पक्ष में हैं, लेकिन उन 5 में से कोई यदि उससे एक सहमत नहीं है, डिसएग्री है, और उसने यदि अपना वीटो कर दिया, वो कह रहा कि मैं इसको निषेध करता हूँ, तो वो फिर प्रस्ताव पारित नहीं माना जाएगा। तो देखिए, 192 पे वो इन 5 में से कोई सा भी एक देश है वो भारी पड़ता है, सीधी सी बात ये। तो इन 5 का एक विशेष अधिकार, ये अधिकार जो मना करने का इन केवल 5 देशों को ही है जो परमानेंट मेंबर हैं। ये किसी भी चीज़ के 5 यदि उस पर सहमत एग्री है तभी वो प्रस्ताव मान्य होगा, पारित माना जाएगा, ऐसा अधिकार है। जो है आप जानते हैं कि सबसे पहले जो ना वीटो का प्रयोग जो है रूस ने किया था, और सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग भी रूस ने किया है। अब तक पूछे सर्वाधिक जो बार है वो वीटो का प्रयोग किस देश ने किया, तो आप बता सकते हैं रूस ने किया है। देखिए, एक है G4, जी का अर्थ ग्रुप। 4 ऐसे देश हैं जो G4 के दुनिया के, वो भी लगातार यूएन में एक परमानेंट सीट की मांग कर रहे हैं, या यूँ कहें कि वो भी वीटो पावर की मांग कर रहे हैं, एक अलग स्टेटस चाहते हैं जो एमर्जिंग इकोनॉमी के रूप में दुनिया के बड़े देशों में शामिल है। वो 4 देश कौन से हैं? जैसे एक हो गया जर्मनी, एक है आपका जापान, एक है आपका भारत, और एक है ब्राज़ील। ये 4 ये G4 में शामिल हैं। तो आपसे पूछे कि हाल ही में, जैसे देख, इसको पहले आप एक बात और सुन सकते हैं, काफ़ी लंबे समय से यूएन में सुधारों की बात चल रही है, और सुधारों का मतलब एक ही है, खासकर यूएन की कौन सा अंग, जो सुरक्षा परिषद, और सुरक्षा परिषद में भी कुछ देश लगातार प्रेशराइज कर रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं, और वो इसमें परमानेंट सीट की मांग कर रहे हैं। तो वो 4 जो देश हैं दुनिया के, ये बड़े देश के रूप में यूरोप महाद्वीप का अपन जानते हैं कि जो है जर्मनी एक बहुत बड़ा देश है अर्थव्यवस्था के वाइज। एशिया महाद्वीप में जापान एक डेवलप्ड कंट्री है। भारत भी, चाहे इकोनॉमी देखें, चाहे जनसंख्या, हर क्षेत्र में आज डिफेंस है, या चाहे आप देखें स्पेस प्रोग्राम में, काफ़ी तकनीकी वाइज बहुत बड़े देशों में दुनिया में शुमार है, अग्रणी विकसित देशों में। ब्राज़ील भी जो है साउथ अमेरिका बहुत बड़ा देश है। तो ये 4 देश हैं। इसके अलावा अन्य भी कई देश भी मांग उठा रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैक्सिको है, साउथ अफ्रीका वगैरह। बट ये G4 में 4 देश हैं जो काफ़ी लंबे समय से यूएन में परमानेंट सीट की मांग कर रहे हैं। ये तो बात हुई इन 5 सदस्यों की। तो आप बता सकते हैं कि साहब सुरक्षा परिषद में सदस्य देश आप बताएंगे 15 हैं, 5 + 10। अब 5 कौन कौन से हैं, 5 के नाम बता सकते हैं। इसके अलावा इन 5 खास इनको एक अधिकार है, उस अधिकार का नाम क्या है? वीटो पावर है। और वीटो का अर्थ क्या है और किस भाषा का है? लैटिन का है, और उसका अर्थ मैंने बता दिया। अब तक सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग किस देश ने किया वो बता दिया। आपसे पूछे यूएन के किस अंग में सुधारों की बात चल रही है, तो सीधी सी बात है यूएन में ओवरऑल सुधारों की बात करें तो सबसे बड़ी जो मांग है वो सुरक्षा परिषद की है। और सुरक्षा परिषद में खास करके क्या, जो स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए देश अपनी लॉबिंग, अपनी ग्रुपिंग कर रहे हैं, और उसमें एक G4 इन 4 देशों ने मिलकर लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव बना रहे हैं कि हमें भी इसमें परमानेंट सीट दी जाए, अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वैसे जो आप देख रहे हैं कि ये जो यूएनओ के आप देखेंगे, अब देखिए जो है जैसा मैं बता रहा था आपको, ये जो
सदस्य जो 15 है, 15 में से 5 की अपन चर्चा कर चुके हैं। इसमें भी आप एक बात और सुन सकते हैं, चीन है, ये चीन यूएनओ का जो सदस्य बना वो 1971 में बना था। और ध्यान रहे, पहला प्रस्तावक इसका भारतीय था, जबकि अक्टूबर 1962 में चाइना भारत पर अटैक कर चुका था। और अभी भी आप देख रहे हैं रिसेंट जो भारत और चीन के बीच में सीमा को लेकर काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा है, काफ़ी टेंशन है बॉर्डर पे, और काफ़ी दोनों तरफ से जो सेनाएं हैं काफ़ी तैयारी के साथ जुटी हुई हैं। तो चीन शुरू से ही जो है, हालांकि भारत चीन के प्रति चाहे 1954 का पंचशील समझौता हो, विवाद सीमा विवाद युद्ध होने के बाद भी 1971 में चीन का यूएनओ पहला प्रस्तावक भारत बना। और वही चीन आज यूएनओ में हमारी परमानेंट सीट की मांग में सबसे बड़ा अड़ंगा या कोई रोड़ा जो अटका रहा है वो चीन ही है। तो आपसे पूछिए कि चीन यूएनओ का सदस्य कब बना? 1971 में। तो आप बोले इससे पहले क्या था? इससे पहले था ताइवान। इससे पहले मेंबर कौन था? ताइवान था। और इस पर अधिकार को लेकर के भी चीन आजकल वहाँ पर नित नए कानून पारित कर रहा है, और वहाँ भी जो है काफ़ी इनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, जो आप समाचार टीवी में पत्रों में पढ़ते होंगे, देखते होंगे। अब देखिए, ये 5 स्थायी सदस्यों की बात कर ली। अब अपन करेंगे 10 अस्थायी सदस्यों की बात करेंगे। तो देखिए, अस्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य ये जो है होते हैं 10। पहली बात, इनका कार्यकाल, इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष, 2 वर्ष होता है। जबकि स्थायी का तो उनका क्या कार्यकाल, वो तो स्थायी है, जब तक ये जान और जहान है, जब तक सूरज चांद रहेगा, उन 5 का नाम रहेगा। तो उनका तो कार्यकाल आपको पता है कि वो तो नाम से है कि वो तो स्थायी है। और ये है अस्थायी, नॉन परमानेंट है, और इसमें होता है उनका कार्यकाल 2 वर्ष। अब देखिए, जो है आपका अभी जो वर्तमान में जो अस्थायी सदस्य हैं उनके मैं नाम बता रहा हूँ आपको। वर्तमान में जो है ना वो कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, डोमिनिक गणराज्य, डोमिनिक गणराज्य, और जो है आपका बेल्जियम, बेल्जियम और जर्मनी। 5 तो ये आपके सामने। जर्मनी, ये अफ्रीका महाद्वीप से हो गया, ये एशिया महाद्वीप से, आप देख रहे हैं ये यूरोप वगैरह से, ये हो गया। तो 5 तो ये हैं, और प्लस 5 जो ये जो 5 और हैं, 5 तो अपन लिख चुके हैं, और जो अगले 5 हैं उनमें एक नाम है नाइजर, ये अफ्रीकी महाद्वीप का देश है। दूसरा आपका ट्यूनीशिया, तीसरा जो है वियतनाम, वियतनाम, चौथा एस्टोनिया, और लास्ट 5वां है सेंट विसेंट। इन जो 5 का चुनाव हुआ है, यानी जो चुने गए हैं, ये तो चुने गए हैं जून 2019 में इनका चुनाव हुआ है। जबकि जो 5 अपने पहले लिखे थे वो आप देख सकते हैं, ये जो आपके ये जो 5 लिखे थे अपने पहले आपके सामने, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया वगैरह, इनका चुनाव था जनवरी 2019 में। देखिए, वो तो जून 19 और ये जनवरी 19 है, जनवरी 19, ध्यान दें आप। तो इट मीन्स महासभा द्वारा साल में 2 बार, एक तो जनवरी और एक जून में 5-5 सदस्यों का हर साल निर्वाचन होता है। और वो जो है जिस प्रकार भारत में राज्यसभा में एक निश्चित अंतराल से हट जाते हैं और नए उनका स्थान लेते जाते हैं, तो ये प्रोसेस यहाँ पर जो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की रहती है। तो इस समय जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनके नाम भी बता सकते हैं, और इस समय जो 10 अस्थायी सदस्य आप उनके नाम भी बता सकते हैं। ध्यान रहे, साल में 2 बार, एक तो जनवरी और एक जून में। तो ये तो बात अपने होगी अस्थायी सदस्यों की। अब देखिए, बात आई अस्थायी के रूप में भारत की। देखिए, भारत जो है
यूएनओ के अस्थायी सदस्य रूप में अब तक 7 बार चुना जा चुका है, 7 बार। पहली बार 1950-51 में चुना गया था और अंतिम बार 2011-12 में चुना गया था। 2 साल का होता है, 1 और 2, 1 और 2। तो अब तक भारत कितनी वर्ष यूएनओ का अस्थायी सदस्य रह गया? 14 वर्ष रह गया, सीधी सी बात है। यही प्रश्न ग्रेड सेकंड में आया था, ग्रेड सेकंड। भारत ने पुनः 2021-22 के लिए यूएनओ में अस्थायी सदस्यता के लिए आवेदन किया है। अस्थायी सदस्यता के लिए क्या किया है? आवेदन किया है। ये तो आप बता सकते हैं जो है भारत यूएनओ के लिए पहली बार अस्थायी सदस्य कब चुना गया, अंतिम बार कब, पुनः किस साल के लिए आवेदन किया है, अब तक कितनी बार और कुल कितने वर्षों तक अस्थायी सदस्य रहा, ये बता सकते हैं। तो देखिए यूएनओ के अपने सुरक्षा परिषद के बारे में मैं 1 मिनट हल्का सा आपको रिकैप कर दूं, मोटा सा। 1 मिनट देखिए। सबसे पहले आपके सामने जो है हमने दूसरा अंग लिया है, उसका मुख्य कार्य, और कार्य के कारण इसको बोलते हैं पुलिसमैन। ये यूएनओ की कुंजी भी है, यूएनओ की कार्यपालिका भी है। इसके बाद में अपने आगे देखा यूएनओ के सदस्य कितने, ये आपके सामने कुल 15 में 5 और 10, 5 स्थायी 10 अस्थायी और 5 जो स्थायी हैं उनके नाम क्या क्या हैं, और चीन यूएनओ का मेंबर कब बना, इससे पहले कौन था, नहीं ताइवान। इनको एक खास विशेष जो है अधिकार भी होता है, और ये अधिकार जो है वो होता है वीटो पावर का। वीटो पावर का मतलब वीटो का हिंदी में अर्थ क्या होता है? मैं निषेध करता हूँ या मना करता हूँ, ये एक लैटिन वर्ड है। और अब तक यूएनओ के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनमें सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग रूस ने किया है। इस जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए दुनिया के कई देश कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें खासकर एक G4 का, एक G का अर्थ है ग्रुप, ये जो 4 देश हैं ये लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपनी लॉबिंग कर रहे हैं अपने समर्थन के लिए। उनमें 4 हैं, जर्मनी, जापान, भारत और ब्राज़ील। ये वो देश हैं जो दुनिया में तेज़ी से, जो उनकी इकोनॉमी बहुत ही एमर्ज कर रही है, चाहे अर्थव्यवस्था चाहे तकनीकी हर क्षेत्र में। और जापान तो आप जानते हैं एशिया का जो है एक विकसित देश है, और जर्मनी यूएनओ का आपका यूरोप का बहुत ही संपन्न और विकसित देश है। भारत और ब्राज़ील एशिया और जो है दक्षिण अमेरिका की बहुत ही लीडिंग कंट्री के रूप में अपनी पहचान, अपनी प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो लंबे समय से यूएनओ परमानेंट सीट की डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा फिर हमने आगे जो पढ़ा वो ये पढ़ा अस्थाई। अस्थाई होते हैं 10। पहली बात है कार्यकाल 2 वर्ष, जबकि स्थायी का कार्यकाल तो आपका नाम स्थायी है तो परमानेंट है। ये 10 जो है इस समय कौन कौन से हैं, ये 10 आपके सामने कौन कौन से हैं, तो आप देखेंगे कि ये नाम आपके सामने ये हट नहीं रहा है, डिजिटल बोर्ड थोड़ा सा समस्या है। तो ये जो 10 हैं, 5 आपके सामने दक्षिण अफ्रीका वगैरह 5 ये, इनका जो है जनवरी 2019 में इनका हुआ था, और इसके बाद जून में जो है वो आप देखेंगे ये आपके सामने। तो ये 10 अस्थायी बता सकते हो और 5 स्थायी। आप ज़्यादातर जो स्थायी के बारे में थोड़ा ध्यान रखें, अस्थायी वाले इतने नाम क्योंकि तो चेंज होते रहते हैं, याद रहते भी नहीं और इतना टिपिकल पूछते भी नहीं। ये अपन ने पढ़ लिया अपना यूएनओ का दूसरा अंग जिसका नाम है सुरक्षा परिषद, और ये इसकी सबसे मेन महत्वपूर्ण बॉडी है। अब अपन तीसरे अंग के बारे में पढ़े थे। तो देखिए यूएनओ का जो तीसरा जो अंग है इसको बोलते हैं सचिवालय। देखिए जो सचिवालय, हमने यूएनओ का पहला अंग पढ़ा महासभा जनरल असेंबली, दूसरा पढ़ा सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा पढ़े सचिवालय सेक्रेटरीट। अब देखिए ये जो सचिवालय है ये इसी यूएनओ का प्रधान कार्यालय कहते हैं, प्रधान कार्यालय। अगर आपसे पूछे यूएनओ किस अंग को विश्व की लघु संसद कहते हैं तो आपका उत्तर होगा महासभा। अगर पूछे यूएनओ की संसद कौन है लघु संसद रूप में तो महासभा, लेकिन दुनिया का पुलिसमैन पूछे तो सुरक्षा परिषद, कार्यपालिका पूछे तो सुरक्षा परिषद, और कुंजी पूछे तो सुरक्षा परिषद, लेकिन यूएनओ का प्रधान कार्यालय पूछे तो सचिवालय। और इसका जो यानी यूँ बोले कि इसका जो मुख्य अधिकारी होता है सचिवालय का जो मुख्य अधिकारी होता है, मुख्य अधिकारी
वो होता है महासचिव। महासचिव होता है। तो सचिवालय का मुख्य अधिकारी कौन होता है? महासचिव होता है, महासचिव। और इसी महासचिव को यूएनओ का प्रशासनिक या प्रधान अधिकारी भी कहते हैं। तो यूएनओ का प्रधान अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? महासचिव होता है। देखिए, हमने पढ़ा था महासभा का एक अध्यक्ष, वो केवल 1 साल के लिए होता है। लेकिन यूएनओ का कोई पूछे प्रशासनिक अधिकारी या प्रधान अधिकारी कौन होता है? महासचिव होता है। और महासचिव जो है कौन? सचिवालय का आप देख रहे हैं कि मुख्य अधिकारी होता है। और सचिवालय को यूएनओ का प्रधान कार्यालय भी कहा जाता है। तो बात शुरू करते हैं महासचिव से। देखिए, महासचिव जो कि यूएनओ का प्रधान अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी होता है। पहली बात, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष। थोड़ा आप ध्यान दें। अगर आपसे पूछे कि महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष है, क्योंकि उसका हर सत्र वार्षिक होता है। आपसे पूछे यूएनओ में जो है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। तो देखिए, 1 वर्ष का कार्यकाल वाला भी हमने पढ़ा है, 2 वर्ष के कार्यकाल वाला भी पढ़ा है, और 5 वर्ष के कार्यकाल की बात पूछे तो 5 वर्ष कार्यकाल किसका होता है? महासचिव का। दूसरी बात, इसका चुनाव कौन करता है? ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले ही बताया था, महासभा करती है, लेकिन सिफारिश किसकी होती है? सुरक्षा परिषद की सिफारिशों के आधार पर। अगर आपको याद है, अपने यूएनओ के पार्ट 1 में इसके बारे में पढ़ा था। अब देखिए, अगर पूछे यूएनओ का प्रथम जो महासचिव कौन था? प्रथम महासचिव, तो यूएनओ का प्रथम महासचिव था ट्रिगवेली, और ये थे नॉर्वे देश थे। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि वर्तमान महासचिव कौन है? वर्तमान महासचिव कौन है? वर्तमान महासचिव आप जानते हैं, एंटोनियो गुतरेस। ये है एंटोनियो गुतरेस, और जो है पुर्तगाल से ये है। अब आपको ध्यान है, इनसे पहले थे बान की मून, और ये थे दक्षिणी कोरिया से। तो देखिए, एक क्वेश्चन आया हुआ है, पहले इसको देख लेते हैं। महासचिव जो है सचिवालय के सबसे प्रधान अधिकारी, मुख्य अधिकारी या यूएनओ के प्रशासनिक अधिकारी, जिनका कार्यकाल आप बता सकते हैं। इनका चुनाव कौन करता है, ये भी आप बता सकते हैं। रिकमेंडेशन किसकी होती है? यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे, ये आप बता सकते हैं, ट्रिगवेली, जो कि नॉर्वे से। और वर्तमान में इसके जो हैं वो महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतरेस। कहाँ से हैं? आपके पुर्तगाल से। ध्यान रहिए, 2017 से हैं, 2017 से अपने इस पद पर हैं। और इनसे पहले कौन थे? बान की मून, और वो कहाँ से थे? दक्षिणी कोरिया से। अब देखिए, बान की मून से एक प्रश्न कैसे बन सकता है? बान की जो मून है वो दक्षिणी कोरिया से है। अब प्रश्न कैसे पूछे, ध्यान दीजिए। इनसे पहले प्रश्न बातें बताएंगे, पहले 2 बातें और लिख देते हैं। इनसे पहले थे यू थॉन्ट, और ये हैं म्यांमार के। और एक नाम आपने सुना है, कोफी अन्नान, ये थे घाना से। और एक नाम आपने सुना है बुत्रस घाली, ये थे मिस्र से। अब देखिए प्रश्न कैसे आए। बुत्रस घाली, ये थे मिस्र से। अब प्रश्न जो आया हुआ, ये आया हुआ है, ध्यान दें। कोफी अन्नान
यूएनओ के महासचिव रहे हैं, ध्यान सुने, कोफी अन्नान यूएनओ के महासचिव रहे, प्रथम अफ्रीकी, द्वितीय अफ्रीकी, तृतीय अफ्रीकी, चतुर्थ अफ्रीकी। तो पहली बात ये तो पता लग गया साहब अफ्रीका महाद्वीप से हैं, क्योंकि घाना देश अफ्रीका महाद्वीप है। लेकिन अब हमें कैसे पता, क्योंकि वो साहब यूएनओ कौन से अफ्रीका से, क्या आज तक अफ्रीका से वो केवल पहले ही थे या उनसे पहले भी कोई 1 या 2 या 3 रह चुके हैं। तो ध्यान रहे अफ्रीका महाद्वीप से पहला जो महासचिव था वो बुतरस घाली था, और अफ्रीका महाद्वीप से दूसरे कौन थे, ये आपके कोफी अन्नान, तो दूसरे अफ्रीकी महासचिव थे। ये क्वेश्चन आया भाई। अब बात आई एशिया की, ये भी एशिया महाद्वीप का, ये भी एशिया महाद्वीप का है। अब हमसे पूछे रिसेंट, बान की मून काफ़ी चर्चित हैं, रिसेंट ही हैं, उनसे जस्ट इनसे पहले थे। तो आपसे पूछे बान की मून जो यूएनओ के महासचिव रहे वो कौन से एशियाई महासचिव रहे, प्रथम एशियाई, द्वितीय एशियाई, तृतीय एशियाई, चतुर्थ। तो वही बात आपको पता होना चाहिए, एशिया से इनसे पहले एक व्यक्ति और भी था, वो था यूथोंट, और वो थे म्यांमार से। इसके बाद ये दूसरे हैं, तो ये दूसरे एशियाई हैं और ये दूसरे अफ्रीकी थे। तो 2 अफ्रीका से हो गए और ये 2 कहाँ से हो गए, एशिया से। वैसे आप ध्यान दें, जो है आपका ये ध्यान दें, ये जो आपके एंटोनियो गुतरेस हैं, अभी जो हमने लिखा है, ध्यान रहे ये यूएनओ के 90वें महासचिव क्रम से 90, इनसे पहले 8 व्यक्ति रह चुके हैं। ये क्रम आया, ये बान की मून से पूछा हुआ, रेलवे में क्वेश्चन आया था कि बान की मून जो कि यूएनओ के वर्तमान में जो महासचिव हैं वो हैं 6ठे, 7वें, 8वें, 90वें, ये क्वेश्चन आया है। तो ध्यान रहे वो 8वें थे और ये हो गए 90वें। तो ठीक जो है एंटोनियो गुतरेस से पहले कौन थे, बान की मून, ये 8वें हो गए तो ये 90वें हो गए। और इनसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, या तो देश से इनका संबंध, कौन से एशियाई थे, तो आप हो गए दूसरे एशियाई हो गए, आप बता सकते हैं। और ये कौन से क्रम हो गए, 90वें क्रम की बात हो गई। एक इनसे एक नाम है डेग हैमरशोल्ड, डेग हैमरशोल्ड, ये भी यूएनओ के महासचिव रहे हैं, ये स्वीडन से थे और इनकी वायुयान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो प्रश्न पूछ सकते हैं यूएनओ कौन से महासचिव की वायुयान दुर्घटना में मृत्यु होगी, डेग हैमरशोल्ड, जो कहाँ से थे, स्वीडन से थे। कोई वायुयान में दुर्घटना में उनका मृत्यु हुई, वो जा रहे थे आपके कोई कांगो संकट के समाधान के लिए अफ्रीका महाद्वीप जा रहे थे। तो ये अपनी बात हो गई आपकी जो ना सचिवालय की। इसको भी एक बार दोबारा देख लेते हैं, मोटी मोटी बातें आपके सामने। देखिए हमने देखा सचिवालय, तो ये सचिवालय यूएनओ का प्रधान कार्यालय, और सचिवालय का जो मुख्य अधिकारी होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, महासचिव कहते हैं। और महासचिव को यूएनओ का प्रशासनिक या प्रधान अधिकारी कहते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा जो है आपका महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, 2 वर्ष का कार्यकाल अस्थायी, 1 वर्ष का कार्यकाल महासभा के अध्यक्ष। ध्यान रहे चुनाव कौन करता है, महासभा, लेकिन रिकमेंडेशन सुरक्षा परिषद की। जो है प्रथम महासचिव यूएनओ कौन थे, ट्रिगवेली संबंध किस देश से है। वर्तमान में महासचिव कौन है, एंटोनियो गुतरेस, और कहाँ से, पुर्तगाल से। इनका कार्यकाल 2017 से शुरू है और ये यूएनओ के 90वें महासचिव हैं। इनसे पहले कौन थे, बान की मून, वो थे दक्षिणी कोरिया से, और जो है दक्षिणी कोरिया से। तो देखिए प्रश्न आपके सामने आ गया, ये बान की मून दक्षिणी कोरिया, यानी एशिया में एक देश है दक्षिणी कोरिया। तो एशिया से इनसे पहले भी एक व्यक्ति रह चुके हैं, वो थे यूथोंट, वो म्यांमार से। और एक नाम कोफी अन्नान, ये भी काफ़ी चर्चित रहे, ये घाना से, अफ्रीका महाद्वीप का। तो अफ्रीका महाद्वीप में एक व्यक्ति और भी रह चुके हैं, बुतरस घाली, वो मिस्र से हैं। तो क्वेश्चन आया था कि कोफी अन्नान यूएनओ के कौन से अफ्रीकी महासचिव रहे, तो ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। बान की मून यूएनओ के कौन से एशियाई महासचिव रहे, दूसरे। और इसके अलावा लास्ट जो बात है आपके सामने कि यूएनओ किस महासचिव की पद पर रहते मृत्यु हो गई थी, डेग हैमरशोल्ड जो थे स्वीडन की। तो ये हो अपना तीसरा अंग। अब अपन यूएनओ के चौथे अंग देखिए, अपन ने महासभा पढ़ लिया है, पहला अंग। दूसरा हमने पढ़ा सुरक्षा परिषद, तीसरा सचिवालय, और अब जो अपन चौथा अंग ले रहे हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसी, इंटरनेशनल कोर्ट। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर पूछें स्थापना,
तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना राष्ट्र संघ के साथ ही हो गई थी, यानी 1920 में। इसका पूछे मुख्यालय, तो इसका जो मुख्यालय है वो है आपका जिनेवा। जिनेवा में एक नाम है हेग, जो पड़ता है नीदरलैंड कह दो चाहे आप हॉलैंड कह दो, एक ही बात है। बहुत छोटी क्लास से हमने इसको पढ़ा है। इसमें जो न्यायाधीशों की जो संख्या है, न्यायाधीशों की जो सदस्य संख्या है वो है इनमें 15, और इनका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल वो होता है इनका 9 वर्ष। 9 वर्ष। ये देखिए 4 बातें। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना, देखिए हम यूएनओ पढ़ रहे हैं और यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी, उसके बाद के सारे अंक पढ़ रहे हैं, लेकिन चूंकि ये राष्ट्र संघ के साथ ही हो गया और उसी में उसको थोड़ा सा परिवर्तन करके, या यूँ कहें कि उसकी संरचना में कुछ सुधार करके बाकी कमोबेश उसी को रखा गया। तो जो है अंतर्राष्ट्रीय जो आपका न्यायालय है, आप देखेंगे इसकी स्थापना जो है वो आपकी 1920 में राष्ट्र संघ के साथ। इसका मुख्यालय हेग, और हेग एक स्थान कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड या हॉलैंड में। वैसे नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, और इसमें सदस्य संख्या 15 है। तो देखिए महासभा के सदस्य पूछे तो 193, सुरक्षा परिषद के सदस्य पूछे तो 15, 5 + 10, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सदस्य संख्या पूछे तो न्यायाधीशों की 15 न्यायाधीशों संख्या है, और न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 3 वर्ष। अब एक देखिए जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, इस अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। 3 वर्ष, 3 वर्ष होता है। अब देखिए इसी बात को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए जो अध्यक्ष है अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय के, वो वर्तमान में कौन है, आपके अब्दुल कैवावी यूसुफ हैं, यूसुफ ये है। ध्यान रहे अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष बताए। तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन हो गया। स्थापना 20, मुख्यालय हेग, सदस्य न्यायाधीशों की 15, कार्यकाल 9 वर्ष, लेकिन अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष, और वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो अध्यक्ष हैं कौन है, अब्दुल कैवावी यूसुफ हैं। अब बात आई भारत की। अब तक जो है आप बता सकते हैं, अब तक 4 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, या चौथा जो है वो दे रहा, ऐसे कह सकते हैं। नंबर 1 B.N. राव, जो कि हमारे संवैधानिक सलाहकार भी थे। नंबर 2 है डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ये अपने राजस्थान में डूंगरपुर से थे, डूंगरपुर से राज परिवार से थे। ध्यान रहे ये अध्यक्ष के रूप में भी थे, चुने गए थे। पहले न्यायाधीश के रूप में थे और फिर अध्यक्ष, इनके 2 कार्यकाल रहे नागेंद्र सिंह की। तीसरा जो व्यक्ति है वो है R.S. पाठक, और चौथे व्यक्ति जो वर्तमान में है वो हैं दलवीर सिंह भंडारी, ये हैं चौथे व्यक्ति, और ये जोधपुर से हैं, जोधपुर से। तो देखिए 4 में से 2 राजस्थान से हैं, और ध्यान रहे दलवीर सिंह भंडारी का भी दूसरा कार्यकाल चल रहा है। ये पहली बार 2012 में चुने गए थे, और ये 2018 तक के लिए चुने गए थे। अब आप बोले साहब ये तो 9 वर्ष तो हुए नहीं, क्योंकि 9 वर्ष होते हैं इनका कार्यकाल, लेकिन चूंकि इनसे पहले कोई जापानी न्यायाधीश थे, पद पे रहते, उनकी मृत्यु हो गई, तो शेष समय के लिए इनका चुनाव हुआ था। और दूसरा बार इनको चूंकि कार्यकाल 18 में समाप्त हो रहा था, तो 2017 में इनका दोबारा इनको चुन लिया गया, और इन्होंने ब्रिटेन के, इनके जो सामने उम्मीदवार थे ब्रिटेन के, और उनका नाम है क्रिस्टोफर वुड को पराजित करके ये चुने गए थे। तो देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की पहचान या उसकी इमेज, या आप देख सकते हैं कि किसी समय ब्रिटेन जिसने हम पे राज किया, उन्हीं के न्यायाधीश को हरा करके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इसी व्यक्ति को दोबारा चुना गया। ये भारत की एक मतलब बढ़ती प्रतिभा या उसका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसके दबदबे का एक प्रमाण है।
कि दूसरी बार चुना गया है। तो इस समय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के अब तक 4 व्यक्ति अपनी सेवाएं दे चुके हैं या दे रहे हैं। तो पहला व्यक्ति था BN राव, दूसरा डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ये भी राजस्थान से डूंगरपुर से, ये न्यायाधीश के रूप में भी और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष रूप में 2 कार्यकाल के रूप में थे। उसके बाद RS पाठक और दलवीर सिंह भंडारी जोधपुर से हैं, ये पहली बार 2012 में चुने गए, 2012 में चुने गए थे और 12 से लेकर के 18 तक के लिए। फिर चूँकि 18 में कार्यकाल पूरा, लेकिन चुनाव पहले ही होता है, सो 2017 में इनको चुन लिया गया और इन्होंने ब्रिटेन के क्रिस्टोफर वुड को हरा के ये दूसरी बार चुने गए। ये भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अब तक का न्यायाधीशों का जो है उनका रिकॉर्ड बता सकते हैं। इसके अलावा एक है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, अपराध न्यायालय, और एक होता है इंटरनेशनल पीस कोर्ट, पीस कोर्ट। तो देखिए ये तो क्या हो गया, ICC, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और ये एक वर्ड आया पीस। तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना जो है जुलाई 2002 में हुई थी। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना तो हमने देखा 1920 में हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना जुलाई 2002 में हो रही है। वही मुख्यालय कहाँ पर, हेग में, उसका भी हेग में। देखिए IC यानी इंटरनेशनल कोर्ट की स्थापना का जो आपका 1920 और मुख्यालय वही हेग, और ICC की स्थापना 2002 में, मुख्यालय वही हेग। और जो आप देखेंगे इंटरनेशनल पीस कोर्ट है, इसकी स्थापना 1907 में हो गई थी, इसका मुख्यालय भी हेग है। तो आप देखिए ICC इंटरनेशनल कोर्ट वो तो सामान्य देशों के आपसी जो मुद्दे कोई वाद विवाद होते हैं उनको सुलझाता है। ये आपस में युद्ध संबंधी जो होते हैं उनको, जैसे मान लीजिए सपोज किसी देश में कोई यूँ सिविल वार हो गया एक दूसरे पे, वैसे सैन्य कोई आक्रमण संबंधी मुद्दों को सुलझाता है। और ये जो केवल समुद्री मामलों को, जैसे सी पायरेट्स, समुद्री जो होते हैं डाकू या लुटेरे, ये समुद्री मामलों या 2 देशों के बीच में समुद्री कोई वैसे विवाद हो गया, जैसे चीन सागर पे, दक्षिण चीन सागर में लेकर जैसे पड़ोसी देशों के बीच में काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा है, ऐसे मामलों को, समुद्री मामले या विवाद संबंधी मामलों को सुलझाने का काम कौन होता है, इंटरनेशनल पीस कोर्ट। तो 3 कोर्ट हो गए, ICC और इंटरनेशनल पीस कोर्ट। तो सबसे पुराना है और ये केवल और केवल समुद्री मामले या विवादों को निपटाने का काम करता है। तो आज की क्लास में अपने 3 अंग देख चुके हैं। अपने महासभा पहले पार्ट में देख लिया। आज की इस वीडियो में हमने देखा सुरक्षा परिषद, अपने पढ़ा सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा और आप इसको शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।